नमस्कार। राघवेंद्र द्विवेदी नाम है मेरा और आज मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक नए पैनल के साथ। कोविड की जो दूसरी लहर चल रही है, इस दूसरी लहर के खतरे के बीच और बल्कि यूं कहें कि डर और दहशत के माहौल में हम सब जी रहे हैं। तमाम तरह के सवाल मन में हैं लोगों के, तमाम तरह की आशंकाएं हैं। तो ऐसे में क्या सही कदम होगा, किस तरह का इलाज होना चाहिए और कैसे हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, तो इस पर हम आज बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आज हमारे साथ बेहद खास पैनल अगले 1 घंटे तक मौजूद रहेगा और इस पैनल में अगर मैं परिचय कराऊं तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। एमडी मेडिसिन हैं, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेलकम। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव जी, एमडी माइक्रोबायोलॉजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट में और लखनऊ से ज्योति जी भी जुड़ी हैं। तो ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे पैनलिस्ट जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बातचीत में रहेंगे, डॉक्टर अंजनी मिश्रा जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं हमारे साथ और बच्चों को लेकर भी बहुत सारे सवाल माता पिता के दिल दिमाग में है इस वक्त। तो उन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और इस 1 घंटे के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जो हमारे दर्शक सवाल पूछेंगे उन सवालों को भी हम सभी के साथ रखेंगे, शेयर करेंगे और जवाब मांगेंगे, जवाब चाहेंगे। तो डॉक्टर अंजनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है और इस पूरे चर्चा के दौरान रंजना गुप्ता जी हमारे साथ को होस्ट की तरह मौजूद रहेंगी और रंजना जी मेरठ मंडल की हमारी कोऑर्डिनेटर है, मिस फाउंडेशन में बेहद सक्रिय सदस्य हैं फाउंडेशन की। तो उनको भी इस कार्यक्रम में हम उनका भी स्वागत करते हैं। रंजना जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। अभय जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। एक जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, एक तरफ बीमारी का दबाव है और दूसरी तरफ एक अजीब से एक मानसिक दौर से लोग गुजर रहे हैं परेशानी में। तो ऐसे में आप कैसे, पहले तो ये बताएं कि हालात को देख रहे हैं, अभी तक की जो कोशिश है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो निजी सेक्टर के स्तर पर हो, और हम सब जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक आप देखते हैं कि हम लोग कामयाब हुए हैं? क्योंकि आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई में हम लोगों ने बहुत सारे प्रयासों से, सरकार ने, लोगों ने, जनता ने बहुत सहयोग करके अब तक तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में करने की कोशिश की है। और ये सच है कि जो हालात अप्रैल के महीने में और मई के शुरू में थे उसमें काफी हद तक कमी हो गई है। इस समय उतनी क्राइसिस नहीं जो जितनी क्राइसिस हम लोग को अप्रैल के मिड में और मई के स्टार्ट में देखने को मिल रही थी। नंबर ऑफ पेशेंट भी कम हो रहे हैं, सिवियरिटी भी कम हो रही है और जो एक भय का माहौल था वो ठीक होने लगा है। मगर ये भय का माहौल बना रहना चाहिए क्योंकि हमें आगे भी अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है इस कोविड वायरस से। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आगे लड़ाई लंबी लड़नी है और तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगस्त से लेकर और अक्टूबर के बीच में इसी साल तीसरी लहर भी आ सकती है और वो लहर अगर आई तो बच्चों पर खतरा ज्यादा होगा, खासकर 10 से 20 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको बहुत खतरा होगा। तो उसको लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं हैं, डरे हुए हैं लोग। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक पहली बात जो मन में आती है कि अगर कोई कोविड पेशेंट शुरुआत में जो लक्षण दिखते हैं और क्या उन लक्षणों को देखकर लोग अपने मन से इलाज शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग, या आजकल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम तरह की पर्चियां, प्रेस्क्रिप्शन, दवाइयों की सलाह मशवरा लोग दे रहे हैं एक दूसरे को और कहीं ना कहीं मानसिक वो चूक हो जाती है। प्रॉपर टेस्ट कराकर ही किसी डॉक्टर से मशवरा करके दवाई लेनी चाहिए। व्हाट्सएप पे मेडिसिन का एक चैट पैटर्न उसको देख के लोग जहाँ तक अपने आप को स्टेरॉइड करके उस स्टेरॉइड के बाद ड्रग्स जैसे हम लोग को मॉनिटर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी की देख देख के ही कोई भी मेडिसिन यूज करें। हाँ, डेफिनेटली विटामिन है, इम्यूनिटी बूस्टर है, अच्छी दवाई है, स्क्रीन है,
ये सब हम लोगों को लेना चाहिए। लेकिन ज्योति जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपकी आवाज कम मिल रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस जो सेकंड वेव में सब लोगों ने, मतलब काफी लोगों ने अपने आप से इलाज करना चालू कर दिया। एक जिसका जो मन आ रहा है वो एंटीबायोटिक लेने लगे, जिसका मन आ रहा है वो अलग अलग तरह के काढ़ा पीने लगे, या फिर बुखार की दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्टेरॉइड तक लोगों ने अपने आप ले लिया। तो मेरा सबसे यही कहना है कि एक चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी ऐसी दवाई जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आप सब जानते हैं स्टेरॉइड लेने से ब्लड शुगर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। तो आदमी चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो, ब्लड शुगर बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और बिना किसी की सलाह के लिए इससे हमें कोई भी दवाई अपने आप नहीं खानी चाहिए। लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट आपने किसी भी दिन कराया हो, उसकी रिपोर्ट किसी भी दिन पॉजिटिव आई हो, बट जिस दिन आपको पहली बार सिम्टम्स आए वही हम डे 1 मानते हैं, और उसी हिसाब से जैसे कहा जाता है कि हमें स्टेरॉइड्स कब लेना है, एंटीबायोटिक का कब हमें अच्छी एंटीबायोटिक्स को लेना है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर रंजीनी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रंजीनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी जी जी। जी अंजनी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो प्रेस्क्रिप्शन सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को मिलते हैं, और उसमें होता क्या है कि लोग पहले अपने मन से दवाई लेते हैं, टेस्ट नहीं प्रॉपर कराएंगे, उसके बाद जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं और अगर तबीयत में सुधार नहीं होता है तो फिर टेस्ट होता है, फिर रिपोर्ट आती है। वो जो 7-8 दिन इस पूरी प्रक्रिया में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बीमारी ज्यादा घर कर जाती है और ज्यादा बड़ी तकलीफ देने लगती है। देखिए, सबसे जरूरी तो ये है कि पहले डायग्नोसिस होना कि ये दिक्कत वाकई है क्या। जो पैटर्न मैंने इस सेकेंड वेव में देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जो बच्चों को मानने को तैयार ही नहीं थे कि बच्चे को भी कोरोना हो सकता है। शुरुआती दौर में मैं बात करता हूँ मार्च के स्टार्टिंग, मार्च के शायद 3rd वीक की बात करता हूँ। वो पूरे टाइम उनके दिमाग में यही था कि ये टाइफाइड हो सकता है, इट माइट बी मलेरिया, इट माइट बी समथिंग एल्स फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये कोरोना हो सकता है। कहीं हद तक वो बच्चों को टेस्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। तो सबसे जरूरी ये है कि अगर बच्चे को जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बच्चा 6 महीने से पहले का है या 6 महीने के बाद का है। 6 महीने से पहले का है तो इसके कुछ कैरेक्टर स्पेसिफिक होंगे, जैसे कि बच्चे को रिफ्यूजल ऑफ फीड, दूध ना पीना, या फिर बुखार आना, या फिर बच्चे का चिड़चिड़ा होना, जिसे हम क्रैंकी चाइल्ड बोलते हैं। या फिर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसको बुखार आना, या फिर नाक से पानी आना, खांसी आना, गले में खराश होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, या फिर पूरी बॉडी में रेड रैशेस पड़ जाना, या दाने पड़ जाना, आंखों का लाल हो जाना। ऐसे कैरेक्टर्स अगर मिलते हैं तो पहला ऑप्शन ये है कि आरटीपीसीआर जरूर करा लेना चाहिए। और जो हम देख रहे हैं बीच में, पेशेंट पहले के शुरुआत के दिन ऐसे ही गुजार देते हैं, जो कि बहुत ही बाद में खतरनाक उनके लिए हो जाता है, क्योंकि बीमारी उस समय तक पकड़ में नहीं आती है, और जब अब पकड़ने की टाइम होता है तब वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये देखा गया है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स तक, अगर हम बच्चों की बात करें तो हर पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए कि बेसिकली ये दिक्कत होने पर आप ये जरूर सोच लें कि कोरोना हो सकता है। जी, रंजना जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैं बेसिक डिपार्टमेंट में टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, तो मैं जाके देखती हूँ गाँव में मेन क्या है, वो कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नॉर्मल बुखार है और ये दवा देंगे ठीक हो जाएगा, फिर वो बढ़ा लेते हैं, फिर डॉक्टरों को दोष देते हैं कि डॉक्टर्स की वजह से मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो और दूसरी बात ये भी मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में डिहाइड्रेशन ये सब चीजें होती थी, तो क्या अब ये भी है कि जिसको उल्टी या दस्त हो रहा है तो वो कोरोना से हो रहा है? ये आप अवेयरनेस कर दीजिए मेन लोगों। देखिए,
ये क्वेश्चन क्या मुझसे है जी। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि गर्मी आई है तो फिर बाकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर डिहाइड्रेशन या फिर वॉमिटिंग ये खत्म हो गया है, ऐसा सच में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं, चाहे जैसे कि गर्मी टाइम पे हमें बेसिकली दो चीज ज्यादा मिलती है, एक तो LRTI URTI और दूसरा लूज मोशन वॉमिटिंग डायरिया। ये चीजें हमें ज्यादा मिलती हैं गर्मी के दिनों में पीडियाट्रिशियंस को। तो ये सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली कोरोना में है, इसलिए ये कैरेक्टर्स आने पर कोरोना की जांच करने की जरूरत होती है। अगर जांच नेगेटिव आती है तो उसको फिर हम इस तरह से सिम्टम में ट्रीट कर लेते हैं। अब ये समझिए कि अगर दिक्कत आती भी है लूज मोशन होने की या बुखार होने की, तो उसको भी हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देना है, उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो ट्रीटमेंट उसका सिम्टोमेटिक ही चलेगा। और मैंने देखा है कि लगभग 96-97% बच्चे वो घर पे ही माइल्ड सिम्टम्स के बच्चे हैं, वो घर पे ही ट्रीट हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो खत्म हो गया कोरोना से। कोरोना तो है ही। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का आ रहा है कि वो करेक्टर्स कोरोना में वही सेम करेक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे को एक्यूट जी गैस्ट्रोएंटेराइटिस में या फिर LRTI या फिर URTI में मिलते हैं। तो कलेक्टिव सिम्टम जब साथ में आते हैं तो फिर हमें डेफिनेटली इस पर ध्यान देना ही जी। ठीक है, धन्यवाद। और माइक ऑफ है आपका राघवेंद्र जी, आपका माइक साउंड नहीं आ ऑफ रही है। है। हाँ, मेरी आवाज अब मिलेगी। अभय जी, मेरा एक सवाल जी। आपसे यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत अफवाहें हैं और खासकर गांव और छोटे कस्बों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों से आप जो अभी भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज भी दे रहे हैं? कितना जरूरी है वैक्सीनेशन, आप उनको समझाएं। सर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी है। अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बचना मुश्किल है, इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसको प्रिवेंट करेंगे, इसको रोक पाएंगे, तभी हम इस कोरोना को अपने इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में कंट्रोल कर पाएंगे। इसका रोकने का तरीका जो गवर्नमेंट बहुत दिनों से बताती रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, हाथ धोना जरूरी है। और हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो है वैक्सीनेशन। अगर हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेट हो जाए, तो ये नहीं कहूंगा कि वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना नहीं होगा, बट वैक्सीनेशन होने के बाद कोरोना की सीवियरिटी काफी कम होगी, क्योंकि जब वायरस आएगा और हमारे शरीर में उससे लड़ने की क्षमता पहले से है, तो हम उसको आसानी से, हमारा शरीर उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा। रेयर इंस्टेंसेस को जाने दीजिए, बहुत सारी अफवाहें हैं, उन सबको जाने दीजिए। अगर हम लोग कोरोना की वैक्सीनेशन को पूरा नेशन ठीक तरीके से एक्सेप्ट करे, उसको लगवाए, तो बहुत लाइकली है कि लेटर या सूनर हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल कर ले जाएंगे, जैसे आज तक हम लोग ने बड़ी बड़ी बीमारी को कंट्रोल किया है। इसलिए मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जो भी वैक्सीनेशन जहां भी अवेलेबल है, जब भी मिले, लगवाना चाहिए और बाकी बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भ्रमित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, वो जो लोगों को बहका रहे हैं और तमाम तरह की गलत बात भी कर रहे हैं। ज्योति जी, एक सवाल ये है कि लक्षणों की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लक्षण नहीं दिखे और हल्का फुल्का बुखार आया या कई बार नहीं आया, और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो पॉजिटिव, लक्षण कम दिखे। तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम हैं जिनको लेके तुरंत अलर्ट हुआ जा सकता है और ये जांच करा ली जाए कि कोविड पॉजिटिव है वो आदमी या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक, जो आपने का लक्षण ना दिखना है ना, वो आता है एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में। कुछ लोगों को इतने माइल्ड सिम्टम आते हैं, जैसे बहुत इतना 99 बुखार आया 1-2 दिन, तो वो लगता है, जब तक हम सोचते हैं कि बुखार है, वो आके भी निकल जाता है। या हल्का फुल्का आपको नेजल कंजेशन हुआ, गले में हल्का सा दर्द हुआ। लेकिन यदि आपको ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके साथ साथ
घर में यदि और भी लोगों को, हो सकता है आपको बुखार हल्का आया हो, बट घर में यदि सबको यही सिम्टम है, इस बार देखा गया है, पहले क्या होता था घर में एक या दो लोग या से संक्रमित हो रहे थे, लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि घर में एक को यदि एक बार कोरोना आ गया तो धीरे धीरे करके घर के सभी लोगों में वो संक्रमण दिखता है। तो किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है या वायरल लोड कम हुआ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये कोरोना हो रहा है, उसके बाद निमोनिया हो जाता है, तो ये निमोनिया जो कोविड की वजह से हो रहा है वो उस टाइम इलाज के ठीक हो जाता है, फिर आगे होता है कि फिर भी होने के चांसेस है उसको, जैसे सर्दी आई या मौसम के हिसाब से? जी, जब हम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो ये कोरोना हमारी नाक के थ्रू हमारे अंदर जाता है और लंग्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो लंग्स में जो आपने देखा होगा HRCT जब कराते हैं तो जो वो वाइटनेस, वो जो पैचेस आते हैं, वो अब ये स्टडी में पता लग रहा है कि वो निमोनिया नहीं होता है, वो थ्रोम्बोसिस देखी गई है, कोagulation के कारण वो एरिया पूरा जो है धीरे धीरे वहां पर लंग्स अफेक्ट होता है। लेकिन ये जो कोरोना है इतना खतरनाक वायरस है कि हमारी इम्यूनिटी पे बहुत तेजी से इफेक्ट करता है, और हमारी इम्यूनिटी जो है बहुत कम होने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली हमारी नाक में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, तो इम्यूनिटी कम होने से ये सेकेंडरी निमोनिया कर देते हैं। तो कोविड से तो आदमी जैसे ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण वो बैक्टीरियल निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए उस समय हमें बहुत अलर्ट रहना है, डॉक्टर की कंटिन्यूस सलाह में रहना है, ताकि उस समय हम अच्छी एंटीबायोटिक वगैरह से उस चीज को कवर कर सकें। धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर अंजनी जी आपका रुख मैं करता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, और खासकर जैसा पहले आपने जिक्र किया जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अपनी तकलीफ भी खुलकर नहीं बता पाते हैं, और जिस घर में माता पिता में से कोई एक अगर पॉजिटिव है, आइसोलेशन में है, तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स वो उठाए जाने चाहिए, बच्चों को कितना दूर रखना चाहिए? और लोग बाहर के लिए तो अपील करते हैं, लेकिन ऐसे में घर के अंदर भी मास्क पहन के रहें, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, इसमें केयर करने में दो पार्ट में डिवाइड फिर करना पड़ेगा बच्चों को। 12 साल से छोटा बच्चा है या फिर 12 साल से बड़ा बच्चा है जी। अगर बच्चा 12 साल से छोटा है तो उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है देन ओनली यू कैन सेपरेट हिम फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स एंड यू कैन आइसोलेट इन सम अदर रूम। बेसिकली अब 12 साल छोटे बच्चों को क्या करना है उस पे देखते हैं। अब अगर बच्चा अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे है और माँ का वो दूध पी रहा है बच्चा, तो सबसे जरूरी बात जो अभी तक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चा अगर माँ पॉजिटिव है और माँ बच्चे का दूध पी रहा है, मतलब माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा है, तो क्या करना है? तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का, मुझे कई सारे कॉल्स बीच में आ चुके हैं, तो उसका एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा था कि भाई मुझे दूध पिलाना है या नहीं पिलाना है, अगर पिलाना है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि दूध माँ को जरूर पिलाना है अपने बच्चे को, अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो। साथ में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको रखना है, मास्क डबल लगा के अपने स्तनों को प्रॉपर्ली साफ कर लें, हाथों को धुल लें, सैनिटाइज कर लें, इसके बाद बच्चे को लैब में लेकर आप दूध पिलाएं, इसके बाद अपना मास्क आप चेंज कर दें, दोबारा उस मास्क को यूज ना करें। इस तरह आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। उससे बड़ा अगर बच्चा है तो सिंपल सी बात है कि बच्चा अगर छोटा है तो वो मदर फादर को छोड़कर नहीं रह सकता, उस कंडीशन में उसको साथ ही रखना है। बस 3 साल से छोटा बच्चा है तो मास्क की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसको मास्क की आवश्यकता पड़ेगी, जरूर पहनना चाहिए, और उसको सिखाना चाहिए कि आपको मास्क कैसे पहनना है, कैसे मेंटेन करना है, इसको मास्क पहनकर रखना कैसे है। ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे को सिखाने के अलावा। और साथ में आपको अपना ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जहां तक हो सके अपने से थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन ये इतना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल। तो आप बच्चे का ध्यान रखें, इतना ही काफी है। इम्यूनिटी के लिए आप ध्यान रखें, खान पान पे ध्यान रखें, बच्चे की इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
कि बच्चे को आप इम्यून इनहांसिंग ड्रग देते रहें, जैसे कि घर में खाना, उसको आप बोलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान रखना है। बच्चे को जितना हो सके यही एप्रोप्रिएट बिहेवियर, नंबर 1 मास्क, नंबर 2 आपका हैंड सैनिटाइजेशन, नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। इतना ही मेरे ख्याल से काफी होगा। डॉक्टर अभय, मेडिसिन को लेकर अगर बात करें तो शुरुआत में बहुत सारे लोग जो ठीक हो गए, और ठीक होने के पीछे भी अलग अलग वजह होती है कि किस तरह खान पान रखा गया, किस तरह सावधानी बरती गई, क्योंकि जो तमाम देसी उपाय हैं, चाहे वो स्टीम लेना हो या वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए योग करने की बात आई थी, लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रिस्क्रिप्शन बहुत चला था, और जिसमें एक लोगों ने कहा कि ये किट है पूरी, कि अगर आपको सिम्टम दिखते हैं तो चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, डॉक्सी, पैरासीटामोल, इस तरह से। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जब टेस्ट कराने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है तो हर बॉडी का चूंकि अपना एक हिसाब होता है, क्षमता अलग होती है, सिम्टम्स में भी लोग डॉक्टर्स देखते हैं कि क्या दवाई कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए। तो जिन लोगों ने इस तरह की दवाई ली और बार बार ली, दोबारा भी कोई दिक्कत हुई तो फिर उन्होंने ले ली, तो इस तरह की दवाई लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं? सर उस पूरी किट में बहुत सी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेज हैं, आइवरमेक्टिन है जो हम लोग को इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करती है। कुछ बहुत माइल्ड सी एंटीबायोटिक्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इनका कोर्स, जिससे कि पर्सन को कोई सा माइल्ड सा इन्फेक्शन हो, कोई इन्फेक्शन आने की चांसेस हो तो रिकवरी ठीक हो जाए। यहाँ तक सही है। बट अगर कोरोना की जो तरीका देखें, पहले वायरस हमारे बॉडी में ये आता है, चाहे नाक से चाहे मुंह से, पहले वायरल फीवर की तरह प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ तक ये मेडिकेशन बिल्कुल सही है और इफेक्टिव है, बिकॉज इसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बस इसमें एडेड ऑन होना है वो उनका क्वारंटाइन होना है, कि जिससे वो घर में और फैमिली मेंबर्स को ना फैलाएं, समाज में और लोगों को ना फैलाएं। अब आफ्टर 5-6 डेज बाद जब ये वायरल इन्फेक्शन खत्म होने लगता है, कोरोना यहीं से डिफर कर जाता है और वायरल फीवर के, यहाँ से बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर के खुद के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं, जैसे कॉमन इज द लंग्स। इसीलिए फ्यूचर में आफ्टर 7 डेज बाद लंग में न्यूमोनाइटिस वगैरह होने के पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। यहाँ से ट्रीटमेंट जो होता है वो स्पेसिफाई एंड हर एक के लिए अलग होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है कि सबके लिए ये देना है, सबको स्टेरॉइड लेना है, सबको एंटीकोगुलेंट लेना है। यहाँ से डिपेंड करता है पेशेंट का आगे सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन कैसा होता है। हर पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपना SpO2 नापते रहिए और पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो रही है, उसका फीवर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन दीज पेशेंट्स आर आस्क फॉर फर्दर टेस्ट, लाइक जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं CRP वगैरह जो आजकल बड़े कॉमन है, या अगर पेशेंट को लंग्स न्यूमोनाइटिस सस्पेक्टेड हो रही है तो HRCT वगैरह। यहाँ से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स। इनिशियली सबको एज ए वायरल इन्फेक्शन ट्रीट होना है, पर जब से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है और जब से थोड़े भी कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, ट्रीटमेंट्स अलग हो जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स का अपना रोल आ जाता है कि वो किसको कितनी दवा देनी है। एक बात एक इसी से एक मैं सवाल और जोड़ के पूछ लूं, फिर रंजना जी आप अपना सवाल पूछिए। वो सवाल ये है कि अगर पेशेंट ठीक होता है, घर में आइसोलेशन के दौरान ठीक हो जाता है, तो वो 14 दिन का जो पीरियड है, 14 दिन के बाद, और जब ये लगता है कि अब मेरी बॉडी ठीक से काम कर रही है और कोई सिम्टम नहीं बचा है, तो क्या नेगेटिव रिपोर्ट के लिए टेस्ट कराना चाहिए? बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग जाते हैं, वो कंफर्म करना चाहते हैं कि वो नेगेटिव हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि डेड सेल या डेड वायरस भी होता है, तो वो भी कई बार डिटेक्ट हो जाता है, जबकि आप नेगेटिव हो चुके होते हैं। तो कई बार रिपोर्ट इस तरह भी आ जाती है 14 दिन के तुरंत बाद अगर आप चेक कराते हैं, तो क्या चेक कराना चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट के लिए, या फिर ये सोच के घर रहना चाहिए कि अब हमारी बॉडी ठीक है, हम फ्री हो गए हैं, तो जरूरत नहीं है चेक कराने?
सब 14 डेज इज ए सफिशिएंट टाइम जब ये वायरस बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आफ्टर 14 डेज बाद अगर कोई आदमी टेस्ट कराता है और उसका अगर ये सपोज RT-PCR या एंटीजन पॉजिटिव आता है तो भी उसको इन्फेक्टिव नहीं मानते, क्योंकि ये सपोज किया था कि ये जो रिपोर्ट्स आई है, जो पॉजिटिव आई है, ये रिपोर्ट्स केवल इसलिए आ गई क्योंकि डेड वायरस से कुछ एंटीजन स्ट्रक्चर्स उस रिपोर्ट में आ गए। अब अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस पेशेंट में और पेशेंट के घर वालों में कि ये पॉजिटिव है, अब ये क्वारंटाइन खत्म करें या ना करें। इसी भ्रम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने रीचेकिंग ऑफ द RT-PCR बंद करा दी है। 14 डेज क्वारंटाइन के बाद दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है until unless you are having the symptoms। जैसे कोई फीवर है, ये फेब्राइल है फॉर लास्ट 10 डेज से, he can definitely declare himself that कि हमारा क्वारंटाइन खत्म हो गया, now I'm fit। So 14 days is a appropriate time जब उसके बाद दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं। रंजना जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं पूछ रही हूँ वैक्सीन को लेके है, कोरोना के लिए 1 शॉट वैक्सीन कितनी कारगर है, और क्या आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन 1 शॉट वैक्सीन के बारे में कोई डेटा है? इस वैक्सीन की कारगर के बारे में बताइए। जी, अभी तक हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, और यही वैक्सीन इस समय सब जगह लग रही हैं। फ्यू मोर वैक्सीन विच आर ऑन वे, जैसे स्पुतनिक है जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी है मगर अभी तक लगनी शुरू नहीं हुई। इसी तरह से मॉडर्ना वैक्सीन एंड अदर वैक्सीन, इनके जो डेटा है वो उनके अपने डेटा हैं, दे आर नॉट जैसे कहते हैं सिस्टमेटाइज या डॉक्यूमेंटेड डेटा नहीं है। सो अभी की डेट में अपने इंडिया में जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ही वैक्सीन है जो इजीली अवेलेबल है। जब ये वैक्सीन ऑर्डर वैक्सीन होंगी देन वी हैव द ऑप्शंस एंड देन वी शुड गो। जैसे आपने बोला कि सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन इज इफेक्टिव, ये डेटाज अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किए हैं, ICMR ने अप्रूव नहीं किया है। सो अभी ये इंडिया में अप्रूव नहीं है। डॉक्टर अभय, एक सवाल आया है, एक दर्शक जुड़ी हैं दीपा जी, उन्होंने सागर मध्य प्रदेश से एक सवाल किया है कि मल्टीविटामिन लेने की कोई समय सीमा है क्या, और बहुत विटामिन यानी C, विटामिन D और खास तौर पर जिंक कितने लंबे समय तक ले सकते हैं। साथ ही वो ये लिख रही हैं कि लीवर या किडनी के मरीजों को जिंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मली अगर एक्सेसिव अमाउंट में लिए जाते हैं तो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, वो बॉडी के अंदर कहीं भी हाइपर विटामिनोसिस नहीं कॉज करते हैं। इसलिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स कैन बी टेकन बाय एवरीवन, चाहे वो कोरोना से इन्फेक्टेड है या नहीं है। बाकी विटामिन जो विटामिन D, विटामिन जिंक वगैरह, ये एक्सेसिव डोज में नुकसान ही करते हैं। जैसे देयर इज अ थ्योरी, जैसे जिंक अगर ज्यादा हो जाएगा तो लीवर को डैमेज कर सकता है, इसलिए जिंक और विटामिन D should be taken only during the कोरोना पीरियड्स। जब किसी को कोरोना हो गया तो उसको लेना चाहिए, आफ्टर 10 days they should stop it। एक्सेसिव यूज ऑफ द विटामिन का कोई रोल भी नहीं है, दैट विल गो वेस्ट एंड दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। सो simple single dose of vitamin B complex and C is appropriate and it can be taken for long time according to their own health। डॉक्टर अंजनी, एक सवाल ये है, और एक दर्शक है छवि त्रिपाठी मेरठ से, वो पूछ रही हैं कि कोविड को लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है बच्चों को लेकर, लेकिन अब ब्लैक फंगस बीमारी ने भी दस्तक दे दी है और बल्कि ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में बच्चों को लेके माता पिता के मन में ब्लैक फंगस को लेके भी बहुत सारा डर है। तो ब्लैक फंगस के बारे में बात ये कही जा रही है कि उन पर अटैक कर रहा है जो पहले से कोविड पॉजिटिव हैं, या जो दवाइयां ले रहे हैं कोविड की, या ज्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं, या ये किसी को भी हो सकता है, और खासकर बच्चों के संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए, ब्लैक फंगस की जो थ्योरी अभी आई है, बेसिकली कोई नया फंगस नहीं है, बहुत पुराना फंगस है, और इसको होने का जो मेन कारण जो अभी तक देखा गया कि पोस्ट कोविड ये कंडीशन हो रही है। कोविड के टाइम पे हम इतना ओवर रिएक्शन में हम लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं,
जैसे मैम ने कहा अभी जो मैम ने कि जब भी हमको देखना है स्टेरॉइड तो शुगर मॉनिटरिंग के साथ देना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या आ रहा है, लोग घर पे ही टैबलेट फॉर्म में, ओरल फॉर्म में स्टेरॉइड शुरू कर दे रहे हैं और कभी कभी उसकी भी डोज ले रहे हैं और बाद में टेपरिंग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट को मान लीजिए ऑलरेडी कंडीशन है, लाइक उसको डायबिटीज है या वो पहले से किसी कोविड कंडीशन निकल रहा है, उस तरह की दवाएं चलने पे उसकी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है। और कोई भी फंगस तभी बॉडी पे ज्यादा रिएक्ट करता है जब इम्यूनिटी लो। रही बात बच्चों में होने की, तो बच्चों में ऐसी कंडीशंस अभी तक बहुत मिनिमल मिली हैं, शायद अभी तक तो कोई रिपोर्टेड केस नहीं मिला है। अभी तक ऐसा कोई डाटा हम लोग को नहीं मिला है कि जहाँ पे बच्चों में ब्लैक फंगस ने कुछ दिक्कत डाली हो। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो देखेंगे, बट अभी तक ऐसी कोई दिक्कत बच्चों में नहीं आई है। तो बच्चों के हिसाब से अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। बच्चों में अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी रंजना जी। तो हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि इस अब ब्लैक फंगस की बात आई है तो लोगों में अब कोरोना से ज्यादा इसमें डर हो गया। अभी तक सब चीज यूज करते थे, एक ये है कि हाइजीनिक रहे, सफाई से फ्रिज कि आप फ्रिज की चीज मत खाओ, ये मत खाओ। अब तो हर जगह व्हाट्सएप पे मैसेज है, ये मत करो वो मत करो। तो ये ऐसा मतलब डर बैठा दिया, ये भी एक पेंडेमिक की तरीके से ही कर रहे लोग। देखिए इसमें अभी आपको मुझसे अच्छा डॉक्टर अभय सर बताएंगे, लेकिन जहां तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पैनिक क्रिएट ज्यादा हो रहा है, पैनिक क्रिएशन बहुत ज्यादा है। प्लीज पैनिक मत होइए, ये सबको होने वाली बीमारी नहीं है। अगर हम अप्रोप्रिएटली डॉक्टर की सलाह लेकर, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनकी सलाह लेकर आप प्रॉपरली दवाएं ले रहे हैं कोरोना के टाइम पे, कहीं भी एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म में आप ज्यादा दवाएं नहीं ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल स्टेरॉइड ही मेन दवा है तो नहीं ले रहे हैं, टेबल प्रॉपरली हो रही है, दवाएं टाइमली बंद कर दी जा रही हैं, तो ये चांसेस कम है। हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीज अभी तक ब्लैक फंगस के लिए मुझे लगता नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। बाकी सर बताएंगे। अभय जी, मल्टी विटामिन और जिंक और विटामिन सी की जो बात हो रही थी, क्या बच्चे ले सकते हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? अगर वो ले सकते हैं तो कितने दिन तक ले सकते हैं? सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में सफिशिएंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है मल्टीविटामिन की, विटामिन सी की, बट आई एम सीइंग कि पीपल आर टेकिंग इन लॉट ऑफ अमाउंट। विटामिन सी की भी 1000 ग्राम की टैबलेट जिनमें 2 बार 3 बार खाना, ऐसा कुछ इससे चेंज नहीं हो जाएगा। एक जितनी डोजेज रिकमेंडेड है विटामिन की उतनी डोज लेनी चाहिए। बाकी चीजें हम लोग भूल जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क पहन के रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पे कि ये दवा खाओ वो खाओ, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। इतना ज्यादा स्केयर्ड होने की जरूरत नहीं है। सिंपल विटामिन, सिंपल लाइफ स्टाइल विथ ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है दैट शुड बी मेंटेन, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जी सर मैं एक चीज थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। बच्चों में सर प्रॉब्लम आ रही है, हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी दे रहे हैं पर डे। तो हमें बच्चों में बेसिकली जानना होगा कि एक मैक्सिमम डोज क्या हो सकती है रोज की। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी एक सुबह दे रहे हैं विटामिन सी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खा लो। तो ये बात सही है कि विटामिन सी 24 घंटे ज्यादा बॉडी में नहीं रुकता है, लेकिन किसी भी, चाहे विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, विटामिन ए हो, विटामिन ई हो, चाहे जिंक हो, किसी भी चीज की अगर एक्स्ट्रा डोज देंगे तो इट माइट क्रिएट सम कॉम्प्लिकेशंस आफ्टरवर्ड। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कम से कम आप विटामिन सी की बात करें तो बच्चों में मैक्सिमम 400 mg से 500 mg की डोज मैक्सिमम है पर डे की, 12 साल तक के बच्चे के लिए। तो प्लीज 12 साल तक के बच्चे को पर डे अगर आप 500 mg वाली एक लिमसी या जो भी विटामिन सी की टैबलेट ले रहे हैं तो आधी सुबह आधी शाम दीजिए, उससे ऊपर देने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी 400 IU से लेकर 800 IU से ऊपर नहीं जाना। ऐसा होता है, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं कि विटामिन डी है ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, जरूरत नहीं है। अगर आप 60,000 यूनिट की आप अगर शॉर्ट ले रहे हैं तो इट शुड नॉट बी गिवन मोर देन वंस इन अ वीक। एक बार, एक महीने में टोटल 4 बार, उससे ऊपर नहीं देना है। बात करें जिंक की तो जिंक बच्चों में 20 mg से लेके 40 mg इसके ऊपर नहीं जाना है। हमने कई बार सुना, फोन पे हमारे पास फोन आता है कि
सर हमने एस्ट्राजेन दैट इज कंटेनिंग विटामिन जिंक, सर हम एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। प्लीज समझिए इन चीजों को। बच्चों में 20 mg से लेके और 40 mg से ऊपर विटामिन जिंक की मात्रा नहीं जानी चाहिए। इसी तरह विटामिन ई है, विटामिन ए है, जो भी है, आप प्लीज समझिए इन चीजों को कि कितना लेना है और किसी भी डोज को मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना, क्रॉस नहीं करना है। Definitely it can cause hypervitaminosis and child can end up into some other complications along with कोविड। कोविड तो ठीक हो जाएगा लेकिन बाद में दिक्कतें और सारी बढ़ जाएंगी। और रही बात इम्यूनिटी बढ़ाने की, सर तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर, जैसे सर ने कहा कि लाइफ सिंपल खाना, लाइफस्टाइल और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं खाने की बात जरूर करूंगा बच्चों में, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या खिलाएं सर, क्या खिलाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो मैं टोटल 3 चीजों में बात करूंगा। नंबर 1 खाने पे, नंबर 2 उनके खेलने या लाइफस्टाइल पे, और नंबर 3 मेडिसिन पे। तो क्या इतना टाइम है, वी कैन डिस्कस फॉर 2 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना समय लीजिए और बताइए, प्लीज बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम खाने की बात करते हैं तो हमें हरी सब्जियां बच्चे को देना है। पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, बाकी दे सकते हैं। फल देने हैं, मौसमी फल देने हैं, उसमें आप सेब दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, इट्स वेरी गुड। आड़ू दे सकते हैं और कीवी दे सकते हैं। साथ में मौसमी फल में सिट्रस और फैंटास्टिकली वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। उसमें आप संतरा, मौसमी, नींबू और आंवला और टमाटर ये दे सकते हैं। बच्चों को सूप दे सकते हैं। साथ में आप बच्चों को हो सके तो रोज हल्दी थोड़ा दीजिए खाने के लिए, चाहे दूध में डाल के चाहे खाने के साथ दे सकते हैं। अदरक अगर दे सके तो उसका थोड़ा जूस निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। सूखी अदरक बोल सकते हैं, माइट बी एडेड इनटू योर मिल्क एंड कैन बी गिवन। नाश्ते में हम जब भी बच्चों को खाना दें, प्लीज खाना बिल्कुल ताजा बना हुआ और गुनगुना खाना हो वही दीजिए। नंबर 4, बच्चे को दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, बच्चे को ORS दे सकते हैं, गुनगुना पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं। ये चीजें आप बच्चे को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, इट्स वेरी गुड दैट यू कैन ऐड एग इन योर मील। मॉर्निंग इवनिंग 2 बार एग यूज करिए। बच्चों में पीला पार्ट हटाने की कोई जरूरत नहीं है, पीला पार्ट आपको जरूर देना चाहिए बिकॉज बोथ आर कंटेनिंग 50-50%। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो वी शुड नॉट वरी सो मच अबाउट कोलेस्ट्रॉल इन चिल्ड्रन। अलॉन्ग विद बच्चे को आप फिश दे सकते हैं, फिश में सॉल्मन इज फैंटास्टिक। और इसके साथ आप बच्चे को घर में बना हुआ चिकन या मटन ये चीज यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हो गए खाने की बात। बच्चा घर में, अब देखिए लॉकडाउन है, बच्चा खेल नहीं सकता बाहर, पार्क में नहीं जा सकता, जिम नहीं कर, मतलब जो भी स्विमिंग नहीं कर सकता, ये सब चीजें बिल्कुल बंद है। तो घर में ही बच्चे को आप गार्डन में या फिर बरामदे में या कहीं पे भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कराइए। इफ यू कैन प्रमोट देन टीच go for some asana and yogas and exercises in the house itself। बच्चा नॉर्मली जो खेलता है वो खेलता रहे, जो भी घर में खेल सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, इट्स फाइन। प्लीज मोबाइल से दूर रखिए, टैब से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए, बिकॉज अगर बच्चा बार बार कोरोना की बातें पढ़ता रहेगा, सुनता रहेगा, तो इट माइट क्रिएट डिप्रेशन इन हिज माइंड, तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। और लास्ट में मैं बात करूंगा मेडिसिन की। ओवर रिएक्शन में मेडिसिन मत दीजिए। बच्चे में मैक्सिमम माइल्ड ही सिम्टम्स मिल रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल से ठीक हो जा रहा है। तो प्लीज बस पैरासिटामोल घर में रखिए, विटामिन सी रखिए, जिंक की सिरप या टैबलेट रखिए, विटामिन डी रखिए। मेरे ख्याल से विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, इसके अलावा और कुछ देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल घर में खाना दीजिए। मल्टीविटामिन आप जो भी यूज कर रहे हैं कैन। तो मेरे ख्याल से इतना एक समराइज वे में अगर हम समझ जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है COVID appropriate behavior which contains especially hand sanitation, social distancing मेंटेन रखना, बाहर नहीं जाना है। जो हमने फर्स्ट वेव में गलतियां की हैं कि फर्स्ट वेव में हम अपने बच्चों को लेकर शादी में, विवाह में, पार्टी में, फ्लाइट्स में घूमा, हम बाहर गए, हमने सब कुछ छोड़। प्लीज अगर हम सेकेंड वेव में इन चीजों को अच्छे से मेंटेन किए रहे, तो अभी देखिए प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड वेव कैन अकर और थर्ड वेव कैन कम। इट इज नॉट श्योर दैट थर्ड वेव आएगी है। देखिए जब फर्स्ट वेव आई तो ज्यादा जो ओल्ड एज थे उनको प्रॉब्लम हुई, ऐसा बताया गया। सेकेंड वेव में क्योंकि वो कोमोर्बिड कंडीशंस थी इसलिए दिक्कत ज्यादा हुई। सेकेंड वेव में ओवरऑल सारी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी, ऐसा नहीं है, और उसके साथ बच्चे भी इफेक्ट हुए। तो स्पेशली बच्चों पे टारगेट करना कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट हुए, ऐसा नहीं है। जब होल पॉपुलेशन इफेक्ट होगी तो डेफिनेटली बच्चे भी इफेक्ट हुए उसमें साथ में। अब थर्ड वेव में चिंता की बात सिर्फ ये है सर दैट हम मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन है लगभग 20% को इम्यूनाइज कर चुके हैं वैक्सीन से। बाकी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी से इम्यूनाइज हो चुके हैं, बहुत लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है। लेकिन बच्चे जो है अभी इम्यूनाइज नहीं है, बहुत सारे सफरर नहीं है, बहुत सारे बच्चे, कम बच्चे हैं जिनको कोरोना हुआ है।
इसलिए ये चिंता का विषय है कि शायद बच्चों में ज्यादा दिक्कत करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बहुत आसानी से निकल जाएंगी अगर हम जो कोविड अप्रोच बिहेवियर है वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे। यकीनन समझदारी दिखाएं और एहतियात करते हैं। ज्योति जी, एक सवाल ये है कि हरदोई से आलोक सिंह ने सवाल किया है कि कोवैक्सीन की दोनों डोज उन्होंने ले ली हैं और दोनों डोज लेने के 14 दिन के बाद क्या सुरक्षा जरूरी है या उतना ही बचाव जरूरी है जो पहले था? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी मैं आपसे। हाँ, देखिए, जैसे डॉक्टर अभय ने भी बताया कि दोनों वैक्सीन हमको लेना है, और इस बार भी ऐसा देखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि जिनने वैक्सीन ले ली वो एक रामबाण हो गया और अब उनको तो कुछ होएगा ही नहीं। होगा, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी, वो फैटल नहीं होगा। तो ऐसे ही यदि उन्होंने सेकंड दोनों डोजेस ले लिए हैं, 14 दिन हो गए हैं, उनके अंदर एक एंटीबॉडी टाइटर्स बनने लगे होंगे, लेकिन अगेन वही प्रोटेक्शन उनको पूरा लेके चलना है, अपने आप को हमेशा संभालना है हम लोगों को, और जो हम कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर यूज कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो हमेशा करते रहना है। हमारे जो दूसरी लहर आई उसका रीजन ही ये था कि फर्स्ट तक हम लोग बहुत सतर्क रहे, फिर धीरे 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 सब लोगों ने वो भूलने लग गए, इसी के कारण एकदम से इतने सारे लोग इन्फेक्ट हो गए। यदि हम लोग अभी सेकंड वेव आने के पहले अपने आप को थोड़े संयमित रखते और जो हम लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया बिना मास्क के इधर उधर जाना, वो ना करते तो शायद ये हालत आज ना होती। ज्योति जी, एक सवाल गाजियाबाद से है। मुस्कान शर्मा ये पूछ रही हैं कि 8 महीने बाद वो दोबारा पॉजिटिव हो गई हैं, कोविड पॉजिटिव, तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और वजह हो सकती है इसके पीछे? बहुत सारे लोगों में दोबारा से इन्फेक्शन देखने में आया है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीन लेने के बाद भी इस दोबारा सेकंड लेयर में भी इन्फेक्ट हुए हैं। तो दोबारा अलग अलग स्ट्रेन्स हैं कुछ, और हमारी जो इम्यूनिटी है अभी देखिए स्टडी चली रही है इस पे। तो कोई कहता है 3 मंथ्स, कोई कहता है 6 मंथ्स तक हमारे पास ये एंटीबॉडीज रहती हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती हैं, या हो सकता है कोई नया स्ट्रेन से उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो। तो लेकिन बस यही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना है, वैक्सीन जरूर लगाना है और मास्क लगाना है। एक सवाल और मैडम, उसके बाद डॉक्टर अभय की तरफ मैं चलूंगा। वो ये कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव पेशेंट जब निगेटिव होता है तो उसके कितने दिन बाद उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये भी एक लोग जानना चाहते हैं कि कितने दिनों का अंतर होना चाहिए निगेटिव होने में, यानी तबियत होने में, और वैक्सीन लगवाने में। जी, यदि हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो लगभग ठीक होने में हम कहते हैं कि 14 डेज के बाद, 14 डेज जैसे हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन होने के 1 महीने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि आफ्टर 30 डेज वो वैक्सीन ले सकते हैं अपना दोबारा, और क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज थोड़ी बन जाती हैं तो थोड़ा सा डिले भी हो जाए, जैसे अब तो डिले ज़्यादा गवर्नमेंट भी कह रही है कि रख सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट 30 डेज के बाद उनको वैक्सीन लेना है पूरी तरह से ठीक होने के बाद। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी काफी अच्छी अच्छी चीजें खाने में बताई, तो मैंने देखा है हमारे घर में भी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल खाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया कि जो पाव भाजी है वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और इस पाव भाजी में आप जो सब्जी डाल दें, आप चाहे लौकी डालें, आप चाहे ग्रीन मटर डालें, शिमला मिर्च, सब खा लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डिश है जिसमें आप सारी ग्रीन वेजिटेबल दे सकते हैं। दूसरे ऐसे आप पालक देंगे बच्चा तो नहीं खाएगा, लेकिन आप पालक पनीर देंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा और पालक भी मिलेगा। तो ये हमको थोड़ा मेंटली सोच के उनको ऐसी डिशेस देना है जो उनके वो खा भी ले और उनकी डाइट की वो भी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। ये ज्योति जी, आपने जब आप बता रही थी तो रंजना जी मुस्कुरा रही थी, तो एक माँ के तौर पे आपने बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला सुझा दिया, और शायद रंजना जी आज ही अप्लाई कर देंगे अपने घर में। खैर ये अच्छी बात है, और सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मैम को कि देखो लेडी
कहीं ना कहीं कुछ भी डॉक्टर है लेकिन माँ पहले है ना, तो यही सब लोग अपने घर में करते हैं। तो इसीलिए मुझे मुस्कुराहट आ गई कि मैं भी बच्चे से कहती हूँ कि ये डालूंगी, और चोरी से क्या क्या डाल देती हूँ, उनको पता नहीं चलता है। तो वही है कि जब हमें खिलाना है तो उसमें मिक्स भी कर दो तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा हमें पहुंचाना। तो वही मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंट हर लोग मांग है तो वो करेंगे, करना भी जी चाहिए, तो ये तरीका है। डॉक्टर अभय साहब, मैं एक बात ये भी जानना चाह रहा हूँ, और मैं ज्यादातर वही सवाल रख रहा हूँ आपके सामने जो आम आदमी के दिमाग में है और लोग जानना चाहते हैं। एक इस तरह की भी बहस चलती रहती है समाज में कि दो वैक्सीन जो आपने बताया, जैसा जिक्र किया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसमें बेहतर कौन है? तो मैं चाहता हूं कि आप ही पर्दा उठाएं और बताएं ऐसे लोगों को कि ये गैर जरूरी बहस क्यों शुरू हो जाती है और लोग क्यों उसमें पड़ जाते हैं। तो दोनों वैक्सीन में क्या अंतर है या नहीं है, दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है, या दोनों ही अच्छी हैं? मैं चाहता हूँ एक बार आप रोशनी डालें इस पर। सर देखिए, जब चॉइस मिलती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अगर चॉइस नहीं होती तो शायद हम लोग एक ही वैक्सीन लगवा रहे होते। हकीकत ये दोनों वैक्सीन में थोड़ा सा भौतिक रूप में फर्क है। एक में स्पाइक को लिया गया है, एक में होल वायरस को एटेन्यूएट करके लिया गया है। असर दोनों का वही है, एंटीबॉडीज दोनों बनाती हैं। एक वो पार्ट का एंटीबॉडीज बनाती है जो पार्ट हमें नुकसान करता है कोविड का, एक पूरे कोविड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। सेम समय में बनाती हैं, सेम वे में बनाती हैं। इसलिए एक सिंगल वर्ड में इसका, एक सिंगल लाइन में इसका आंसर यही है, बोथ वैक्सीन आर एफिकेशियस, इफेक्टिव हैं, दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही में से जो भी मिल जाए तो आप उसको लगवाइए। इस पे कंफ्यूज मत होइए कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन खराब है। वो दोनों ही वैक्सीन अच्छी है, दोनों का एक ही काम है, और दोनों के बाद एंटीबॉडीज रिजल्ट्स इक्वल हैं, और दोनों ही सेफ हैं। जी रंजना जी, आपका कोई सवाल? हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, जैसे कि मुझे भी कोविड हुआ था सितंबर में, तो अभी आपने देखा होगा मैंने बहुत बार लगाया हटाया, तो ये क्या पोस्ट कोविड में आंखों में भी कोई प्रभाव ज्यादा हो सकता है? पोस्ट कोविड जो सिम्टोमेटोलॉजी है और उसकी जो स्टडीज एंड ट्रीटमेंट है, ये अभी बिल्कुल नया है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन। यस, जो नोन चीजें हैं वो बहुत सीवियर वीकनेस होना कोविड के बाद, इम्यूनिटी का डाउन होना, आपने शायद पूछा भी रहा थोड़े पहले, देन लंग्स की कैपेसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाना कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मुझे तो कुछ पेशेंट की हाइपरटेंसिव की दवाइयां कम या बंद भी करनी पड़ी, डायबिटीज का अनकंट्रोल हो जाना, और आईज में थोड़ा सा इफेक्ट आना, नंबर्स का चेंज हो जाना। These are the common things जो अभी पोस्ट कोविड में अभी तक नोन है। Although there are a lot of other things, but इतनी चीजें नोन है। तो जो आपने पूछा कि आंखों में थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम है, ये कोविड में, पोस्ट कोविड में इट इज नोन। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो ये सीआरपी को लेके सबको भ्रम बहुत बना हुआ है कि ब्लड थिनर लो, दालचीनी पियो, उनका पाउडर लो, तो ये सीआरपी क्या ब्लड को गाढ़ा करता है? तो इस चक्कर में अभी तक तो सीआरपी को, अब डॉक्टर सब घर में बन गए हैं, व्हाट्सएप ने सबको आधा अधूरा ज्ञान तो सबसे खराब ज्ञान है। तो सीआरपी का मेन क्या फंक्शन है? जो अगर आप कोरोना उसको ठीक हो गया और डॉक्टर ने ठीक कर दिया, तो फिर सीआरपी ऊपर नीचे हो सकता है बाद में क्या? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, वायरस चला गया, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अगेंस्ट में इन्फ्लेमेटरी सेल्स बन जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ एंजाइम बढ़ जाते हैं, जिसमें सीआरपी, एलडीएच, फेरेटिन वगैरह वगैरह होते हैं। ये लेवल बढ़ जाते हैं और बहुत दिनों तक बढ़े रहते हैं। सेकेंडली, सीआरपी केवल इज नॉट ए मार्कर ऑफ कोविड। सीआरपी अर्थराइटिस होती थी, बहुत सारी ऐसी कंजेनिटल डिजीज हैं, बहुत सारी ऐसी एक्वायर्ड डिजीज है जिसमें सीआरपी बढ़ा रहता है। किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसका सीआरपी का रेट बढ़ा मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सीआरपी बढ़ा हुआ है तो वो कोविड की वजह से ही बढ़ा हुआ है। सेकंड, जब डिजीज ठीक हो जाती है तो ये मार्कर्स कम होने में टाइम लेते हैं। कुछ लोगों में नॉर्मल चले जाते हैं, कुछ लोगों में ग्रेजुअली नॉर्मल चले जाते हैं, और कुछ लोगों में कोमॉर्बिडिटी होने की वजह से ये लेवल थोड़े हाई बने रहते हैं। सो सीआरपी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप बात करें डी डाइमर की,
एक और ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी टेस्ट है डी डाइमर, जो बढ़ जाता है जो इंडिकेटर करता है पल्मोनरी इन्फॉक्शन के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन्फॉक्शन के लिए। और यहाँ ये कहा जाता है ये होता ही तभी है जब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डिजीज होती है। जो डॉक्टर ज्योति ने भी बताया था कि न्यूमोनाइटिस, जिसे हम लोग पहले कहते थे निमोनिया हो गया, वो पाया गया कि वहाँ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन होने में जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो दिए जाते हैं, बट ये शायद स्टेरॉइड से भी ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट ड्रग है। इट हैज टू बी गिवन अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स। और ये कितने दिन देना है डॉक्टर्स हैज टू डिसाइड, क्योंकि अगर ये आप ज्यादा दे देंगे तो कोगुलेशन ज्यादा हो जाएगा, देन देयर अदर फिनोमेना जैसे हार्ट डिजीज और दूसरी चीजें पैदा हो जाएंगी। कम देंगे ब्लीडिंग हो जाएगी और कहीं से हेमरेज या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डी डाइमर्स और कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए हैं, वहां पे रोल ऑफ डॉक्टर्स इज देयर कि दे हैव टू डिसाइड कि कितने दिन ये दवा देनी है। इसीलिए पोस्ट कोविड एरा में कुछ लोगों को सडन कार्डियक डेथ होना, सडन पैरालिटिक अटैक होना, हेमरेज होना कॉमन है अगर वो ठीक से दवा नहीं लेंगे। डॉक्टर रंजनी जी, आपके लिए सवाल मथुरा से आया है। रश्मि अग्रवाल पूछ रही हैं कि मौसम ऐसा चल रहा है कि बारिश भी हो रही है और फिर तुरंत उसके बाद तेज धूप निकल आती है, तो ऐसे में बच्चे भी बीमार बहुत हो रहे हैं और अगर बात करें तो उन्हें बुखार और सर्दी लग जाती है, लेकिन वो कैसे जान सकते हैं माँ बाप की उन बच्चों को वो बुखार मौसम की वजह से है या कोरोना के लक्षण उनमें हैं? और अगर बार बार कोई नमूना देना भी आसान नहीं है टेस्ट के लिए, तो उनका ये कहना है इस वक्त जो बुखार इस तरह का बच्चों में दिख रहा है, बच्चे को बुखार आ रहा है, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? देखिए, डिफरेंशिएट करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें ये कंफ्यूजन रहे कि हाँ ये प्रॉब्लम है क्या। अगर मान लीजिए कि ये मौसमी बुखार आता है तब भी ट्रीटमेंट पैरास्टामोल है, और अगर कोरोना है तो तब भी ट्रीटमेंट पैरास्टामोल ही है, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप बस बच्चे पर ध्यान रखिए कि फीवर का पैटर्न क्या है, और जैसे कि हमें बता सकते हैं शुरुआती दौर में बच्चे को वायरल फीवर जैसा ही ट्रीटमेंट देना है, और उसका ट्रीटमेंट फिर पैरास्टामोल है। देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एनी एंटीबायोटिक, देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एनी एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इवन एनएसएआईडी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लेन पैरास्टामोल इज मच मोर सफिशिएंट फॉर ट्रीटिंग सच टाइप ऑफ फीवर। अगर बच्चे को मान लीजिए राइनाइटिस है तो उसको आप कोई भी दे सकते हैं, लेवोसिट्राजिन मोनोक्लोनॉल स्टार्ट कर सकते हैं, और मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। इसके बाद अगर 5 दिन बाद लग रहा है कि फीवर कम नहीं हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड जा रहा है, तो नमूने देने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से नमूना दे देना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ सीटी वैल्यू इन HRCT इज 12 आफ्टर 25 डेज, प्लीज कमेंट। मतलब कुछ बताइए, अगर 25 डेज बाद भी सीटी वैल्यू 12 आती है तो क्या है? मेरे ख्याल से फिर पेशेंट जो रिकवरी फेज, अगर 25 डेज के बाद भी सीटी वैल्यू 12 आ रही है तो हो सकता है कि ज्यादा रही हो, उन्होंने ट्रीटमेंट का प्रॉपर्ली लिया हो और अब वो रिकवरी फेज में जा रहे हो। बाकी मैं अभी ये रिपीट HRCT की स्कोरिंग है या फर्स्ट HRCT की स्कोरिंग है? नहीं रिपीट, बल्कि जिन्होंने क्वेश्चन किया पहले कितनी थी? पहले भी 12 थी? 12 पहले, अब ये क्वेश्चन आया है पुटअप, मतलब मुझे ठीक है। देखिए, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। अगर फर्स्ट टाइम HRCT हुआ है उसमें 12 आया है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है। माइल्ड टू मॉडरेट मीन्स कि लंग्स का 25 में डिवाइड करें, उसमें से 12 पार्ट जो है न्यूमोनाइटिस में चला गया है। दैट इज नॉट वर्किंग एट पेशेंट्स। यस, विद ट्रीटमेंट एंड विद टाइम इट विल गो अवे एंड पेशेंट विल बिकम नॉर्मल। अगर ये पहले इसकी सीटी वैल्यू ज्यादा थी और अब कम हो गई है, पहले मान लीजिए 16 थी अब 12 हो रही है, तो इसका मतलब जो न्यूमोनाइटिस पैचेस थे, जो वहाँ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ था, वो धीमे धीमे डिक्रीज कर रहा है। अगर ये सेम लेवल पे है, पहले भी 12 था और अभी भी 12 है, देन वी हैव टू कंसीडर द पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट कैसा है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, उसका ब्रेथलेसनेस कैसी है, उसका फीवर कैसा है। इफ his oxygen saturation is maintained, his breathlessness is better, his fever is normal, nothing to worry, this will go away with times. No further change of the treatment or no intensification or treatment required. अगर ये पहले कम था,
अगर ये पहले कम था और अब बढ़ गया है, then there is something wrong. That means it's something needed, और वहां पे intensification of the treatment is required in the form of steroid and other medications. ज्योति जी, एक सवाल कटनी से विनीता जी का है और उनका ये कहना है कि उनके पति को कोविड निमोनिया हो गया था, वो घर आ गए हैं 4 दिन पहले, तो अब किस तरह की केयर करनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अच्छा जी, अब उनका कोई उन्होंने और कोई ज्यादा डिटेलिंग में कुछ उनके बताया है? नहीं जी, डिटेल नहीं भेजा, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, देख रही हैं, तो मुझे जी उम्मीद है कि अच्छा, उनके साथ तो सवाल अभी वो करेंगे। घर आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो देखिए पोस्ट कोविड में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर मैंने, कि इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और उनको हेल्दी डाइट देने की जरूरत है, और जो नॉर्मल बहुत सारे दिनों तक ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन में 14 दिन के बाद भी उनको ढेर सारे विटामिन खिलाएं, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वही दें और बाकी सारी दवाइयाँ अननेसेसरी ना दें। मेन तो यही है उनकी डाइट पे, और वाटर फ्लूइड्स वगैरह खूब अच्छे से उनको दें। और इस अब तक वो नेगेटिव हो जाते हैं तो बहुत आइसोलेशन में, जैसे पेशेंट एकदम थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है जब हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर और वो देना, पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत ज़रूरी है। तो उनसे इतना दूरी बनाने की अब जरूरत नहीं है, ये मस्ट बी नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई ही इज डिस्चार्ज नाउ। तो उनको घर का ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर वगैरह दें और इम्यूनिटी, अच्छा डाइट वगैरह दें। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि पिछले 50-55 मिनट की बातचीत में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, रखना चाहते हो और हम ना पूछ पाए हो अपने सवाल में, तो मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, तो प्लीज वो भी आप बताइए। और एक लास्ट कमेंट के तौर पर कंक्लूजन कि क्या है, लोगों को मैसेज आप क्या देंगे, क्योंकि अभी भी खतरा है और जैसा डॉक्टर अंजनी जी कह रहे थे, तीसरी लहर की एक आशंका है, लेकिन ये तय नहीं है आएगी नहीं आएगी। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद लोग बेफिक्र ना हो, तो लगातार मास्क पहनते रहें, सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें और भीड़ भाड़ से बचें, एक दूसरे के करीब ना जाएं, और घर में अगर किसी को कोई मरीज है तो वहां पर भी वो मास्क पहन कर रहे। ऐसी और तमाम बातों के अलावा डॉक्टर अभय, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कुछ और कहना चाहते हैं जो आप मैं ना पूछ पाया हूँ अपने सवाल में, प्लीज बताएं। जी, अभी आपने पूछा था पोस्ट कोविड में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। पेशेंट शुड बी गिवन द हाई प्रोटीन डाइट्स, उसको विटामिन, जैसे डॉक्टर अंजनी ने कहा, विटामिन, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इस सब पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होना चाहिए। ही शुड ग्रेजुअली रिटर्न बैक टू, ग्रेजुअली उसको अपने एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बाहर जाके एक्सरसाइज करना मना है लॉकडाउन की वजह से, घर में बैठ के योगा टाइप की, प्राणायाम टाइप की एक्सरसाइजेस करें और बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस ना रहें वो और उनके परिवार वाले। दैट इज द वन थिंग। दूसरी चीज आपने सही कही, खतरा अभी टला नहीं है, केसेस कम हो गए हैं मगर अभी बंद नहीं हो गए हैं। सो वो सारी चीजें जो जरूरत है कोरोना में हम लोग को मेंटेन रखनी है। इवन स्पाइट की कल को लॉकडाउन खत्म हो जाए तो भी हम लोग को अपने आप को इसके लिए सजग रहना है और तैयार रहना है, और हम लोग को आपस में एक दूसरे को टोकना है। अगर कोई आदमी को मास्क नहीं लगाए तो हमें उसे मना करना है, ये नहीं कि हम मास्क लगाए तो इट इज ओके। दैट बिहेवियर शुड बी चेंज्ड। ज्योति, एक सवाल अभी अभी आया है, 10 दिन पहले कोविड चेक कराया था, टेस्ट कराया था, 21.27 पाया गया, डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उनको बेहद कमजोरी थी, धीरे धीरे कमजोरी ठीक हुई और होमोग्लोबिन कम था, उसका भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अब वो भी ठीक है, लेकिन गले की खराश अभी तक ठीक नहीं हुई है। जी, कौन सी डेट को उन्होंने कराया? ये 13 तारीख को कराया था उन्होंने, 13 मई। 13 मई, 13 मई है और आज 25 तारीख हो गई है, लगभग 11 दिन हो गए हैं। तो जहाँ तक चांसेस हैं कि कोविड तो उनका अब इन्फेक्शन तो नहीं रहा होगा, लेकिन जो गले में उनकी तकलीफ है उसके लिए उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ही गार्गल्स हैं और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो ले सकते हैं, और अपना बीच बीच में गर्म पानी पीना,
यही सब कर सकते हैं, क्योंकि ये कोविड के कारण अब नहीं होगा कि दोबारा गला उनका खराब हो गया। हो सकता है कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे देखे गए हैं, तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण उनको फेरेंजाइटिस वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स वगैरह ले सकते हैं। और कोई बात जो आप जोड़ना चाहती हो? कार्यक्रम खत्म क्योंकि पहले बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जैसे ब्लैक फंगस का बहुत ज्यादा खतरा सब बता रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अपनी ये राय, कोई कह रहा है स्टेरॉइड से हो गया, कोई कह रहा है इंडस्ट्रियलाइज ऑक्सीजन के कारण हो गया। तो आज भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का वो पढ़ा है, एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम स्टेरॉइड्स बहुत लोगों को बहुत दिनों तक देते थे, लेकिन ये बीमारी कभी नहीं देखी। ट्रांसप्लांट वाले मरीजों में बहुत दिनों तक इसको यूज करते थे, लेकिन ये कभी नहीं देखी। म्यूकोरमाइकोसिस हम लोग के हर तरफ होती है, एयर में होती है, डस्ट में होती है। तो जहां तक मुझे ये लगता है, और ये मैंने जो आज पढ़ा है, कि ये जैसे थ्रोम्बोसिस जो करती है, ये जो कोरोना वायरस है ना, थ्रोम्बोटिक जो फिनोमिना करता है, तो जो ये आर्टरीज में नेजल के थ्रू जब ये जाता है, तो जो अगल बगल की आर्टरीज को जब ये ब्लॉक करता है थ्रोम्बोसिस के कारण, तो वहां नेक्रोसिस पैदा हो जाती है, और वो एक डेड टिश्यू टाइप का डेवलप होता है। इसीलिए जो नेजल में जो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, हो सकता है ये एक कारण रहता हो कि वो उस समय वहां पर, क्योंकि ये एक एंजियो इन्वेजिव फंगस है, तो उस समय ये वहां एंटर करके, और ये लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस जो देखी जा रही है, इसका रीजन स्टेरॉइड वगैरह नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा मतलब यूज जो हुआ है स्टेरॉइड का, और हाई डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज, वो एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लेने से म्यूकोरमाइकोसिस आपको हो जाएगी। जी, डॉक्टर अंजनी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरी में? देखिए, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो भी शायद मेरे ख्याल से बताने आवश्यक है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर वैक्सीन लें कि ना लें, क्योंकि मुझे काफी कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे प्रैक्टिस में। तो अभी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, लेना शुरू करें कोरोना के लिए। नंबर 2, बच्चों के लिए बहुत पैनिक मत होइए, सभी पाइपलाइन में वैक्सीन हैं, शायद हो सकता है कि 4 से 6 महीने में वैक्सीन आ जाएगी बच्चों के लिए भी, तो तब उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। नंबर 3, आप इस बीच में अपने घर में रूटीन दवाइयां जरूर रखें। सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि दवाइयां घर में रूटीनली आप पैरासिटामोल, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयां जरूर घर में रखें। बच्चों को मल्टीविटामिन, मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने तक आप एक मल्टीविटामिन, एक कैल्शियम कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 4, बच्चों को डाइट में हमेशा एक पौष्टिक आहार दें, जैसे हमने बताया वो सारी चीज फॉलो करें। मेरा फाइनल पॉइंट सिर्फ थर्ड वेव के लिए होगा कि आई कैन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेव, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू असेस द सिवियरिटी एंड द टाइमिंग। कब आएगा, कितना सीवियर होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड इट इज रिकमेंडेड बाय IFE आल्सो, राइट? तो इसलिए पैनिक मत होइए। और अगर ये अभी तक का जो पैटर्न फॉलो हुआ है कोरोना में, 97% बच्चे माइल्ड डिजीज से ही बाहर आ गए थे, घर में आइसोलेशन करके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर थर्ड वेव भी आती है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसके आसपास। अगर आप कोविड अप्रोच बिहेवियर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। और सारी चीजें गवर्नमेंट तैयार है, बेड्स लगभग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल। तो पैनिक सिचुएशन बहुत जरूरत है, और मैं मीडिया के लिए ये रहेगा कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, प्लीज इस पे ध्यान देकर पैनिक ना हो बच्चों के, थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल, ऐसा लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया और तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म जो जानकारी स्प्रेड होती है उस पर आंख बंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जब भी तकलीफ हो, जब भी कोई लक्षण दिखाई दे, डॉक्टर से बात करें और तभी दवाई लेनी चाहिए। कार्यक्रम खत्म करने से पहले रंजना जी, आपका कोई सवाल या किसी दर्शक का कोई सवाल आपके पास हो? दर्शक के तो काफी सवाल थे, लेकिन वो है आंसर बीच बीच में जो आप पूछते रहे, निकलते भी रहे, तो ऐसे ही जैसे ये गांव में तो यही भ्रम है कि लहर कैसे आ जाती है,
अब लहर क्या है, जब आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मैम ने बताया था, तो ज्यादा लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं, फिर ज्यादा लोग होने लगते हैं तो ज्यादा वही लहर होती है। क्या लहर कहीं से आ रही है क्या? यही मैं भी जानना चाह रही हूँ। चलिए बताइए आप लोग। लहर कहीं से आ नहीं रही। लहर हाँ, मतलब वही। ये होता है कि जैसे समुद्र की लहरें आती है ना, ऊपर जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तो जब केसेस बढ़ते हैं तो उसको हम लहर कहते हैं, और जब वो नीचे थम जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो लहर डाउन हो गई है। लेकिन डॉक्टर अभय ने भी कहा और डॉक्टर साहब अंजनी ने भी कहा कि ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही मास्क हमारी जिंदगी में एक शामिल हो गया है। घर से बाहर निकलना है तो उसके बिना नहीं निकलना है, और हाथ में बराबर हाथ धोने, और बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर लेके चलना है। हाँ, यही मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहती थी कि ये लहर भी हमारे हाथ में है। अगर हम सारी चीजें फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तो लहर नहीं आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड वेव का पूरा जिम्मेवारी हम लोगों पे है। यदि हम सब मिलके ये बिल्कुल ठान ले कि हमको ये पूरा सारी सोशल डिस्टेंसिंग, और जैसे ऐसा नहीं कि तुरंत शादियां होने लग जाती हैं, बड़े बड़े फंक्शन होने लग जाते हैं। गांव में आज भी मैं देख रही हूँ बहुत शादियां हो रही हैं। तो क्यों ये सब नहीं होना चाहिए, और अपने आप को हमें पूरा थोड़े 1-2 साल के लिए अपने संयम में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति जी। और यही बात है कि जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, हम खुद सतर्क नहीं रहेंगे, केवल सरकार, सिस्टम और तमाम दूसरे व्यवस्थाओं के सहारे जो लोग रहना चाह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पहले हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और हम कितना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कोविड का, हम कैसे रह रहे हैं, हम कहाँ लापरवाही कर रहे हैं, हम कहाँ सतर्कता बरत रहे हैं, ये हम सबको सोचना है। बहुत अच्छी बातचीत आप तीनों मेहमानों के साथ, और जो जानकारी दी, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी, वो लाभान्वित होंगे, और ये वीडियो जब जब जो देखेगा वो निश्चित तौर पर आपसे बहुत सीखेगा और अपनी लाइफ स्टाइल में उन बातों को उतारेगा, ऐसा मुझे यकीन है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अभय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अंजनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक मेरी यू सो तरफ से मच। भी आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।